इन मच्छरों में इतनी मुश्किल से तो नींद आई है। जंगल के बीचों बीच रहने की वजह से रात होते ही सभी को अलग अलग जानवरों की आवाज आने लगती है कि तभी अचानक उनके घर के दरवाजे पर खटखट होती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। आधी रात में दरवाजे पर खटखट कैसी? हम तो जंगल में रह रहे हैं, तो कौन हो सकता है? संजय जैसे ही घर की खिड़की खोलकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनके घर के बाहर ढेर सारे जंगली जानवर थे, जिसे देख संजय फौरन खिड़की बंद कर देता है और अब सारा परिवार सहमा हुआ होता है। इतने सारे जंगली जानवर हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? इस तरह तो हम इस घने जंगल में अपना गुजारा कर ही नहीं पाएंगे। सारा परिवार झुंड बनाकर, ये क्या? इस नदी का पानी तो लगभग सूख चुका है। अब हम लोग पानी कैसे पिएंगे? पानी के बिना तो हमारा गुजारा नामुमकिन है। लगता है अब हमें गांव के कुएं से पानी भरना होगा, लेकिन क्या वो हमें पानी भरने देंगे? पांचों बहुएं अपने अपने पानी के मटके उठाकर गांव के बीचों बीच बने कुएं के पास जाती हैं और उसके अंदर से पानी भरने लगती हैं कि तभी गांव की कुछ औरतें गुस्से से तिलमिलाते हुए उनके पास आती हैं। तुम पांचों की हिम्मत कैसे हुई हमारे कुएं से पानी भरने की? तुम पांचों ने इस कुएं को छूकर इसका पानी अपवित्र कर दिया। देखिए, जैसे आप लोग इंसान हैं वैसे ही हम भी तो इंसान ही हैं। आप लोग क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं? जितना अधिकार आप लोगों का इस कुएं के पानी पर है, उतना ही हम लोगों का भी है। तुम लोग नीची जाति के लोग हो और ऊपर से तुम्हें वो अजीब सी बीमारी भी है। कहीं हमारे परिवार वाले को ऐसी बीमारी हो गई तो अब बहुत हुआ, बस अब तुम लोग इस गांव में नहीं रहोगी। ऐसा मत करिए, हम इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? यही हमारा घर है, हमें इस गांव से मत निकालिए। गांव के सभी लोग सरपंच के साथ मिलकर पांचों बहू और उनके पतियों को गांव से निकाल देते हैं, जिसके चलते अब पूरा परिवार अपना सब कुछ छोड़कर गांव के पास में ही बने घने जंगल में चला जाता है। भगवान ने हमें नीची जाति का बनाया है, क्यों? और अगर बनाया भी तो हम लोगों में ये अजीब सी बीमारी क्यों दे दी जो छूने से एक दूसरे में फैलती है? हम पांचों भाइयों की वजह से तुम पांचों को भी ये बीमारी हो गई और देखो आज हम सबको गांव से निकाल भी दिया गया। अब हम कहाँ जाएंगे? जिसका कोई नहीं होता उसके ऊपर वाला होता है। अगर हमारी किस्मत में जिंदगी है तो हम उसे जिएंगे ही। पांचों बहुएं अपने अपने पतियों को हौसला देती ही हैं कि तभी उन सबके सामने पेड़ पर से एक बहुत बड़ा अजगर उतरता है, जिसे देख सब काफी डर जाते हैं। अजगर, भागो यहाँ से। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अजगर देखकर वो सभी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर में उन्हें घने जंगल के बीचों बीच एक खाली सी जगह मिलती है, जिसे देख ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है। क्यों ना हम इसी जगह पर लकड़ियों की मदद से रहने के लिए घर बनाएं? यहाँ तो आसपास काफी सारे पेड़ भी हैं, तो हमें लकड़ियों के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। पांचों पति मिलकर पेड़ों से लकड़ियां काट कर लाते हैं। वहीं अब पांचों बहुएं लकड़ियों को एक दूसरे में फंसाकर जुगाड़ से खिड़की दरवाजे बनाने लगते हैं। 2 दिन की लगातार मेहनत के चलते पांचों बहू का जंगल में रहने लायक लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। सर छुपाने का सो आसरा तैयार कर दिया, लेकिन अब रोजगार का क्या करेंगे? गांव में थे तो आसपास की जगह पर थोड़ी बहुत मजदूरी करके कमा लिया करते थे, लेकिन अब इस घने जंगल में क्या करेंगे? आप लोगों के सामने ही आपका रोजगार है। यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, जिस तरह पेड़ों की लकड़ी से हमने घर बनाया, ठीक उसी तरह हम पेड़ों की लकड़ियों को काटकर आसपास के शहरों में बेचेंगे। कुछ समय में ठंड आने वाली है और ठंड में तो हर कोई आग जलाकर अपने हाथ पैर सेकता ही है। हम लकड़ियों की मदद से बेड और लकड़ी में चूल्हे भी बनाएंगे, जो ठंड में काफी काम आते हैं। पांचों बहू के पति पेड़ों से लकड़ियां काट कर लाते हैं और अब पांचों बहुएं मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए लकड़ियों के बेड और चूल्हे बनाते हैं, जिन्हें ले जाकर उन सबके पति शहर में बेचते हैं और ठीक ठाक पैसे भी कमा लेते हैं। घर के साथ साथ उन्हें रोजगार भी मिल चुका था, लेकिन जंगल में रहना इन सब के लिए इतना भी आसान नहीं था जितना इन्होंने सोचा था। प्रियंका रोज की तरह आंगन में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी कि तभी प्रियंका देखती है कि उनके घर की तरफ जंगली सांड बढ़ रहा है, जिसे देख प्रियंका जल्दी से चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उस सांड को डराने लगती है। आग देख वो सांड भाग जाता है। अरे यार, ये अजीब अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? इन मच्छरों में इतनी मुश्किल से तो नींद आई है। जंगल के बीचों बीच रहने की वजह से रात होते ही सभी को अलग अलग जानवरों की आवाज आने लगती है कि तभी अचानक उनके घर के दरवाजे पर खटखट होती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। आधी रात में दरवाजे पर खटखट कैसी? हम तो जंगल में रह रहे हैं, तो कौन हो सकता है? संजय जैसे ही घर की खिड़की खोलकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनके घर के बाहर ढेर सारे जंगली जानवर थे, जिसे देख संजय फौरन खिड़की बंद कर देता है और अब सारा परिवार सहमा हुआ होता है।
इतने सारे जंगली जानवर हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? इस तरह तो हम इस घने जंगल में अपना गुजारा कर ही नहीं पाएंगे। सारा परिवार झुंड बनाकर डर से बैठा होता है। जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे वो सब जानवर रोशनी को देखकर वापस जाने लगते हैं, जिससे अब सारे परिवार की सांस में सांस आती है। ये क्या, फिर से सब्जियां खत्म हो गई? परसों ही तो इन लोगों से शहर से सब्जियां मंगवाई थी। पता है शहर में सब्जियों के कितने दाम हैं, और गाँव से तो हमें सब्जी मिलने से रही। सब्जियों को लेकर पांचों बहुएं काफी परेशान हो रही थीं कि तभी अरे हम लोग यही क्यों नहीं सब्जियों की खेती कर लें? इतनी सारी खाली जमीन है यहाँ पर, और थोड़ी दूर पर ही पानी का झरना भी है, तो हम आराम से सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और अगर चाहें तो सब्जियों को ले जाकर बेच भी सकते हैं, जिससे हमारे पास 2-4 पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। ये तो काफी अच्छा जुगाड़ है रीना, इससे तो हम अपने काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। पांचों बहुएं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपने पतियों से शहर से कुछ सब्जियों के बीज मंगवाती हैं और उन्हें अपने घर के बाहर ही बो देती हैं। और अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे धीरे धीरे सब्जियां भी उगने लगती हैं, जिससे पांचों बहू को खाना बनाने में काफी आसानी होती है। इसी तरह के छोटे मोटे जुगाड़ को जारी रखते हुए पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ उस घने जंगल में अपना गुजारा करती हैं। ऐसे ही एक दिन कब से झाड़ियों में से आवाज आ रही है? कौन है झाड़ियों के पीछे? सामने आओ मेरे। कोमल जैसे ही झाड़ियां हटाकर देखती है तो उसे वहां पर शेर के 2 बच्चे दिखाई देते हैं। उन शेर के बच्चों को देखकर कोमल इतना डर जाती है कि भागते हुए घर जाकर फौरन घर का दरवाजा बंद कर देती है और सबको सारी बात बताती है। हम भले ही इस जंगल में रह रहे हैं, लेकिन इस जंगल में काफी सारे जंगली जानवर हैं। अगर कभी किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो इन जानवरों के हमले से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा। पुराने जमाने में जानवर से बचने के लिए लोग ईंट, पत्थर, लकड़ियों से हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे, और साथ ही साथ अपने आसपास हमेशा आग भी जलाकर रखते थे। अगर हमें जानवरों से बचना है तो हमें भी यही सब करना होगा। सही कहा तुमने मंजू, आए दिन हमारा जंगली जानवर से सामना होता रहता है। अब हमें जानवरों से सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। पांचों बहुएं आसपास की जगह से छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें लकड़ियों पर बांधकर एक एक हथियार बनाकर अपने और अपने पतियों को दे देती हैं, और अपने घर के बाहर थोड़ी दूर पर एक आग का घेरा भी बनाती हैं, जिसके चलते अब कोई जंगली जानवर उनके घर के पास नहीं आता। और अगर किसी जंगली जानवर से कभी इनका आमना सामना भी हो जाता तो अपने बनाए हुए जुगाड़ू हथियार से पांचों बहुएं और उनके पति जानवर के हमले से बच जाते हैं। अरे कोमल, जरा जल्दी से फल तोड़ो, देखो अंधेरा होने को आ गया है, कहीं कोई जंगली जानवर न आ जाए। मंजू, तुमने ये पौधे को देखा? इस पौधे को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। भला पौधे को देखकर तुम्हें क्या याद आ रहा है? ये तो साधारण सा पौधा है। अरे हाँ, याद आया मंजू, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। बचपन में हमारे गांव में एक महामारी फैली थी, जैसे हमारे हाथ पैरों पर ये लाल लाल निशान और दाने हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो कुछ समय बाद हमारे गांव में एक वैद्य जी आए थे और वो इन्हीं पौधों से दवाई बनाते थे। दवाई को लगाने के कुछ दिनों में ही हमारे गाँव में काफी सारे लोग ठीक हो गए थे। मंजू, तुम सच कह रही हो? क्या सच में ये वही पौधा है? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये पौधा हमारे घर में काफी पास ही उगते थे। इन पौधों से बनी हुई दवाई हमारी इस एलर्जी बीमारी को ठीक कर सकती है। मंजू बिना देर करे जल्दी से उन पौधों को तोड़कर घर ले आती है और उन्हें अच्छे से पीसकर अपने पतियों की एलर्जी वाली जगह पर लगाती है, और सिर्फ 4 दिन में ही उन सब की एलर्जी ठीक होने लगती है। मंजू, ये हम सबका अभी तक का सबसे अच्छा जुगाड़ था। इस जुगाड़ से हमारे पतियों की सालों पुरानी एलर्जी वाली बीमारी ठीक हो गई। इसका इलाज आज तक डॉक्टर की दवाई नहीं कर पाई, इसका इलाज तुम लोगों ने अपने जुगाड़ से कर दिया। ये एलर्जी हमें बचपन में गंदे पानी में जाने की वजह से हुई थी, जो आज तक कभी ठीक नहीं हो पाई थी। हमारे गांव में भी कई ऐसे लोग थे जिन्हें यह बीमारी है, लेकिन सिर्फ हमारी नीची जाति होने की वजह से वो लोग हमसे दूर रह रहे थे। अगर हम यही दवाई आसपास के गांव में बेचें तो कई सारे लोग इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। क्या तुम लोग उनके लिए भी ऐसी दवाई बनाओगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अगर हमारे चलते किसी की बीमारी का इलाज हो सकता है तो भला इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। पांचों बहुएं फिर से उन पौधों को लाकर उनसे दवाई बनाकर अपने शरीर पर लगा लेती हैं, और अब कई सारे लोगों के लिए ढेर सारी दवाई बनाती हैं, जिन्हें ले जाकर उनके पति अलग अलग गांव में बेचते हैं और काफी सारे पैसे भी कमाते हैं। और सिर्फ कुछ ही समय में पांचों बहुएं अपने जुगाड़ के चलते कई सारे गाँव में जानी जाती हैं, और अब बहुत से लोग अपनी बीमारी की दवाई लेने के लिए खुद जंगल में पांचों बहू के पास आते हैं। बहन जी, मुझे नहीं पता कि आप ये दवाई किस जड़ी बूटी से बनाते हैं, लेकिन ये दवाई हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। मेरा बेटा पिछले 6 सालों से इस बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन आपकी दवाई लगाते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया।
धीरे धीरे पांचों बहुओं की ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके चलते अब वहीं सरपंच, जिन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर पांचों बहू और उनके पतियों को गांव से बाहर निकाला था, उन्हें लेने के लिए गांव वाले के साथ जंगल जाता है। सरपंच जी, आप वो भी इन सबके साथ? हम सब यहाँ आपसे माफी मांगने आए हैं। आपकी नीची जाति होने की वजह से हमने आपको गांव से निकाल दिया। आपकी बीमारी के चलते हम लोगों ने आपके साथ हमेशा छुआछूत जैसा व्यवहार किया, लेकिन आज आप लोगों के ही चलते कई सारे गांव में हमारा नाम हो रहा है। हम चाहते हैं आप वापस हमारे गांव में आ जाइए। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। हम इस जंगल में अपने पतियों के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हम सब उस गांव में वापस आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सब आपके साथ घुल मिल कर नहीं, बल्कि जिस तरह पहले गांव के एक कोने में अकेले रहते थे वैसे ही रहेंगे। और आप लोग फिक्र मत करिए, अगर आप लोगों को भी ऐसी बीमारी हो तो हम आपको दवाई देने से मना नहीं करेंगे। आप लोगों ने भले ही मुसीबत के समय हमारी मदद न की हो, लेकिन हम आपकी मदद जरूर करेंगे। पांचों बहू की ऐसी बातें सुन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ वापस गांव आ जाती हैं और इसी तरह अपने जुगाड़ को जारी रखती हैं और हंसी खुशी अपने पतियों के साथ रहती हैं। ये घर की जमीन खत्म क्यों नहीं हो रही है? कब से लिपाई कर रही हूँ, मेरी तो कमर ही दर्द करने लग गई है। शीतल, तुम्हारा नाम शीतल नहीं बल्कि कोमल होना चाहिए था। अरे 5 मिनट नहीं हुए तुम्हें जमीन की लिपाई करते हुए और तुम अभी से ही थक गई। ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक लिपाई का काम खत्म नहीं किया? अगर इतना है तो खुद हमारी मदद करवा दो। मैं तो नहा कर आई हूँ, अब दोबारा से मिट्टी में हाथ डालकर खुद को गंदा थोड़ी करना है मुझे। और नहीं तो क्या, अब हम तुम लोगों की तरह थोड़ी ना है जो दोपहर होने तक भी न नहाए। अच्छा बेटा, अभी बताती हूँ तुम्हें। शीतल अकीरा की बाल्टी में मिट्टी और पानी डालकर उसके लेप से घर की जमीन को लेप रही थी। शीतल उस मिट्टी की बाल्टी को उठाती है और सीधा तारा और विनीता पर डाल देती है, जिससे दोनों बहनें मिट्टी के पानी में लोटपोट हो जाती हैं। शीतल, तुमने हम दोनों को कीचड़ वाली चुड़ैल बना दिया। ये तुमने क्या किया? अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विनीता बचा हुआ मिट्टी का पानी लेकर शीतल पर डाल देती है, जिससे भावना और अकीरा दोनों शीतल पर हंसने लगती हैं। तुम दोनों को बड़ी हंसी आ रही है ना? अभी बताती हूँ तुम्हें। शीतल अकीरा और भावना पर भी मिट्टी का पानी डाल देती है और अब पांचों की पांचों बहनें मिट्टी से लथपथ होकर खड़ी होती हैं। तभी वहां खेत से सब्जियां तोड़कर उसकी माँ सुधा आती हैं। अपनी पांचों बेटियों को यूं मिट्टी के पानी में लोटपोट देख सुधा काफी हैरान होती है। अरे तुम पांचों को मिट्टी से जमीन लीपने को कहा था, अपने आप को लीपने को नहीं। क्या हाल बना लिया है तुम पांचों ने अपना। कहीं बाहर चली मत जाना, वरना कोई भी डर के बेहोश हो जाएगा। इन सब की शुरुआत इन्होंने की थी। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही हैं। सबसे पहले मिट्टी का पानी इन्होंने हम पर फेंका था। बस भी करो तुम पांचों, जब देखो लड़ती रहती हो। अब तुम पांचों छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़ी हो गई हो। कल को शादी करके अपने ससुराल जाओगी, तब भी क्या ऐसे ही लड़ती रहोगी? पता है, बचपन में भी तुम पांचों इसी तरह मिट्टी में लोटपोट होकर खेला करती थी और अभी भी तुम्हारी वही आदत है। अब जाकर नहा लो, वरना शाम हो जाएगी तो नदी का पानी भी बराबर से ठंडा हो जाएगा। सुधा अपनी पांचों बेटी विनीता, भावना, तारा, अकीरा और शीतल के साथ अपने खेत में बने छोटे से घर में रहती थी। सुधा ने बचपन से ही अपनी पांचों बेटियों को खेती करके ही पाल पोस कर बड़ा किया था। पांचों बहनों में एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा प्यार था। ऐसे ही समय गुजरता है और सुधा की पांचों बेटियां शादी लायक हो जाती हैं। अपनी पांचों बेटियों के लिए सुधा पंडित जी से बात करके एक अच्छा रिश्ता ढूंढने को कहती है। बहन जी, शिव जी की कृपा से एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। आपकी पांचों बेटियों के लिए बड़ा ही अमीर परिवार है। लड़के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने बड़े घर में शादी करने के लिए काफी खर्चा भी होगा आपका। जानती हूँ पंडित जी, अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप बस बात को आगे बढ़ाइए। सुधा के कहने पर पंडित जी रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। वही अपनी पांचों बेटियों के अच्छे दान दहेज और धूमधाम से शादी करने के लिए सुधा अपने खेत की आधी जमीन को बेच देती है और आधी जमीन को गिरवी पर रख देती है। लेकिन ये बात सुधा अपनी पांचों बेटियों से छुपाती है। लेकिन न चाहते हुए भी ये बात सुधा की बेटी अकीरा को पता चल जाती है। आपने क्या सोचा? आप इन पेपर्स को छुपा के रखोगे और हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? ये मैंने तुम पांचों बहनों की खुशी के लिए किया है, ताकि तुम पांचों बहनें शादी के बाद हंसी खुशी से रहो, ताकि तुम पांचों मेरी तरह गरीबी में जिंदगी न गुजारो। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। तुझे कसम है मेरी, अगर तूने अपनी बहनों को इस बारे में बताया तो। अपनी माँ की कसम के आगे अकीरा झुक जाती है और अपनी बहनों को कुछ भी नहीं बताती। समय गुजरता है और सुधा अपनी पांचों बेटियों की धूमधाम से शादी करके उन्हें उनके ससुराल विदा कर देती है।
वहीं सुधा अब अपनी आधी गिरवी खेत पर दिन रात खेती करके धीरे धीरे कर्ज के पैसे उतारने लगती है। लेकिन ये कर्ज के पैसे इतने ज्यादा थे जिसे उतारने में सुधा को काफी लंबा समय लगने वाला था। सुधा की 5 बेटियों की शादी को लगभग महीने भर से ऊपर हो चुका था, जिसके चलते सुधा अपनी 5 बेटियों को उनके ससुराल कॉल करती है। अकीरा बेटा, तुम 5 की मुझे बहुत याद आ रही है। अब कब आओगे अपने मायके? याद तो मुझे भी आपकी बहुत आ रही है। मैं आज इन चारों से बात करूंगी और फिर आपको बताती हूँ। क्या अकीरा, भला हमें इतने अच्छे ससुराल को छोड़कर अपने खेत वाले मायके में जाकर रहेंगे क्या? तुम चारों भी ना कभी कभी बहुत हद करती हो। चुपचाप से मायके चलो। पता है माँ को हमारी कितनी याद आ रही है। अकीरा के बार बार कहने पर चारों बहनों को न चाहते हुए भी अपने खेत वाले मायके जाने में हामी भरनी पड़ती है। 5 बहनों के पति उन्हें उनके मायके तक छोड़ के चले जाते हैं। तुम चारों ऐसी खड़ी क्यों हो? अपने घर में बैठने के लिए क्या तुम्हें इजाजत की जरूरत है? अगर कोई जगह होगी तो ही बैठेंगे ना। आप हमें टूटी चारपाई पर बिठाना चाहती हो? अच्छा हुआ हमारे साथ हमारे पति नहीं आए, वरना उनके सामने हमारी कितनी बेइज्जती हो जाती, पता है? अमीर बेटी का ऐसा जवाब सुनकर सुधा को काफी बुरा लगता है, लेकिन सुधा उससे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही अब शाम हो जाती है। चावल तो मैंने बना दिए हैं भावना। बेटा तू जाकर खेत से थोड़ी सब्जियां तोड़ ला। हमारे ससुराल में हम 1 चम्मच तक नहीं उठाते और आप मुझसे सब्जियां तोड़वा रही हो? बेटा तो तुम्हारा अमीर ससुराल है और ये तुम्हारा गरीब खेत वाला मायका है। वहाँ पर भले ही तुम्हारे एक काम के लिए 100 नौकर होंगे, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें तुम्हारे 100 का काम खुद ही करना होगा। वही तो माँ, हम कह रहे हैं कि आखिरकार कब तक आप इस खेत वाले घर में रहोगी? आप इसे बेचकर कोई अच्छा घर क्यों नहीं ले लेती? हमें तो शर्म आती है अपने ससुराल वालों को अपने खेत वाले मायके में बुलाते हुए। जो बेटियां जिस खेत में पल बढ़कर बड़ी हुई थी, उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुधा को बहुत ठेस पहुंचती है। ऐसे ही एक दिन, अरे तुम चारों ऐसे सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हें आई हुई ठीक से 1 हफ्ता भर नहीं हुआ है। अब हम अपने खेत वाले घर में और नहीं रह सकते। अरे हमारा भी स्टैंडर्ड है। ये खेतों में शौच के लिए जाना, नदियों में नहाना, खेतों से सब्जियां तोड़कर बनाना, अब ये हमारे स्टैंडर्ड को शोभा नहीं देता। हम तो शुरू से ही ऐसे रह रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत है? क्या तुम्हारे अमीर ससुराल वालों ने तुम्हें इतना बदल दिया? उन्होंने हमें एक अच्छी लाइफ जीना सिखाया है। अगर हम आपके साथ अब थोड़ी और देर इस खेत वाले मायके में रहे ना, तो हम भी किसी कीड़े मकोड़ों की तरह इस खेत में दब कर मर जाएंगे। बस बहुत हुआ। जिस खेत की जमीन पर तुम बेटियों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, खिलाया पिलाया, जिस जमीन पर तुम सोई, अपना सारा बचपन गुजारा, आज उसी खेत की जमीन के लिए तुम ये सब कह रही हो? अरे जो पालने पोसने वाली माँ और आसरा देने वाली जमीन की नहीं हुई तो वो और किसी की क्या होंगी? तुम बहनों को अपने अमीर ससुराल जाना है ना, जाओ, लेकिन मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जाना। आज से तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस मामूली सी खेत की जमीन के लिए आप अपनी 5 बेटियों से रिश्ता तोड़ रही हैं? वाह माँ वाह, इसका मतलब आपको हम नहीं, ये जमीन प्यारी है। हाँ, क्योंकि इसी जमीन ने ही हमें खिलाया है। अगर हमारे पास ये जमीन नहीं होती तो हम आज भी सड़क किनारे बैठकर भीख मांग रहे होते, लेकिन ये बात तुम्हें कहाँ समझ आएगी? इतना कहकर सुधा रोते हुए अपने खेतों में आकर बैठ जाती है। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख अब अकीरा अपनी चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे तोड़ देती है। मिल गया तुम लोगों को सुकून। सिर्फ माँ की कसम के चलते मैंने तुम चारों से बात छुपाई, लेकिन अब और नहीं। तुम चारों को भी पता होना चाहिए कि माँ ने हमारी शादी के लिए हमारी खेत की आधी जमीन को बेच दिया और आधी जमीन अभी गिरवी पड़ी है, और सिर्फ हमारी खुशी के लिए माँ ने ये सब किया, और हमारे जाने के बाद भी वो दिन रात काम करके कर्ज के पैसे चुका रही है। और आज उसी माँ को तुमने रुलाया। क्या कहा तुमने अकीरा? हमें इस बारे में नहीं पता था। हे भगवान, हमसे क्या हो गया? हमने माँ का दिल दुखाया है। अकीरा की बातें सुन चारों बहनें आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के पास जाती हैं। आप क्यों आई हो तुम यहाँ? अपने अमीर ससुराल गई नहीं? जाओ अपने अमीर ससुराल। इस खेत वाले मायके में क्या कर रही हो? हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया माँ। आज अकीरा ने हमें सब कुछ बता दिया। अमीर ससुराल, घर, पैसे, जायदाद, चीजों को देखकर हम वो खेत की जमीन भूल गए जिसने हमारा बचपन गुजरा, जिसमें हम लड़ते झगड़ते हंसी मजाक करते हुए बड़े हुए। सही कहा था माँ आपने, जो अपनी जमीन का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा माँ? हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी चारों बेटियों को अपनी गलती का एहसास होता देख सुधा उन्हें माफ कर देती है। वहीं अकीरा भी ये सब देख खुश होती है, जिसके बाद अब पांचों बहनें मिलकर अपने खेत की जमीन का कर्ज उतारती हैं और अब महीने में 1 से 2 बार अपने खेत वाले मायके में आकर अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहती हैं।